आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आपने अपने दम पर एक कंपनी खड़ी करी, 30 साल तक आपने उस कंपनी पर काम किया और एक मुकाम तक पहुँचे, एक ब्रांड बनाया और रातों रात आपसे वह सब कुछ छिन जाता है। आपके जहन में क्या गुजरेगी? साल था 2018, अप्रैल का महीना था, तारीख थी 4। कुंवर सचदेव के पास एक 30 साल की कंपनी थी। 5 अप्रैल 2018 को कुंवर सचदेव कुछ नहीं थे, सिर्फ एक आदमी जिसके ऊपर सीबीआई के केसेस हैं, जिसके ऊपर ईडी के केसेस हैं, जिसके ऊपर एनसीएलटी ने डिफॉल्टर का ठप्पा लगा दिया है। आखिर देश की ऐसी कंपनी जिसने देश में इन्वर्टर की क्रांति ला दी, वह एनसीएलटी तक कैसे पहुंच गई? ये सफ़र कैसे पूरा हुआ? तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। साल 2010 के आसपास कुंवर सचदेव की पर्सनल लाइफ में एक क्राइसिस आई थी। उनका डिवोर्स शुरू हो गया था और इसका जो इम्पैक्ट है वो 2 साल तक रहा, कम से कम 2012 के आसपास तक। और इस दौरान उन्होंने अपने आप को कंपनी में काफ़ी हद तक सेपरेट कर लिया, अलग हो गए, एक दूरी आ गई दोनों के बीच में। और उनका इन्वॉल्वमेंट कंपनी का हर एक प्रोसेस पर, हर एक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा था। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा कंपनी के पॉलिसीज़ में भी, और बाकी जो लोग थे वो कंपनी को उतना एफिशिएंटली रन नहीं कर पाए। कंपनी के पास इस दौरान फॉरेन फंडिंग भी आई थी, उसका भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सका। इसके अलावा एक जो दूसरा फैक्टर रहा है वो था कि अब तक मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स आ चुके थे। बाकी छोटी कंपनीज थी, उनके पास में R&D तो था नहीं, तो वो वेट करती थी कि कब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, और जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होता था वह अपना एक कॉपी कैट प्रोडक्ट लॉन्च कर देती थी। तो इसने भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया। इसके अलावा ल्यूमिनस, वी-गार्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी मार्केट में एंटर कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो एक शेयर था मार्केट में वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। सुकैम का जो इन्वर्टर का टेक्नोलॉजी था वो बहुत ही बेहतरीन था। आई थिंक अपने समय में जो भी इसके कंपटीटर्स थे उससे बहुत ज़्यादा आगे था। लेकिन जो एक क्रिप्टोनाइट था पूरे सिस्टम में वो था इनका बैटरी का सिस्टम। जो लेड एसिड बैटरी आती थी वो कहीं ना कहीं उतना एफिशिएंट नहीं थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए कुंवर सचदेव ने 100 करोड़ की फैक्ट्री का प्लांट लगाया था, जिसमें सिर्फ बैटरी स्पेसिफिक था। लेकिन वह प्लांट भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एक तरीके से फेल ही हो गया। और ये सारी चीज़ें कुंवर सचदेव को पता थी, कहीं ना कहीं उनके जहन में था कि कंपनी जो है ना स्लिप आउट कर रही है। तो उन्होंने खुद को कंपनी में इन्वॉल्व करना शुरू किया और धीरे धीरे करके कंपनी को एक बेहतर रास्ते की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन शायद थोड़ा सा देर हो चुकी थी, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका था। और इसी दौरान एक दो चीज़ें और भी हुई जो उनके अगेंस्ट गई। जैसे 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय सडनली मार्केट स्लो हो गई थी, ग्रोथ भी कम हो गई थी, और बैंकिंग सेक्टर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने बैंकों से लोन लिए और बिना चुकाए बाहर निकल गए और बैंक घाटे में चल रहे थे। तो भारतीय सरकार ने एक नया कानून पेश किया था 2017 के आसपास, NCLT, जिसका सिंपल सा उद्देश्य एक ही था। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर बैंक का लोन है और अगर वो पैसा नहीं दे पा रही है तो उनको आप NCLT में डाल दो, यानी कंपनी का जो ओनरशिप है वो एक झटके में बैंकों के पास में चला जाएगा। इस समय सुकैम के ऊपर 250 करोड़ का लोन था कई सारे बैंकों से मिला करके। तो जो मेजर बैंक थी उससे उन्होंने 1 साल का समय मांगा था कि जो भी उनकी जो किस्तें जाती हैं, इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, उनको डिफर कर दें 1 साल के लिए। लेकिन बैंक ने काफ़ी डिले कर दिया इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और तब तक NCLT का कानून आ चुका था। तो रातों रात उनकी कंपनी को उठाया गया, NCLT में डाला गया। रातों रात सबके पास मेल पहुंच जाती है, जितने डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, भाई ये कंपनी में अब कुंवर सचदेव कुछ भी नहीं है और जो भी होगा वो बैंक ही देखेगी। तो बेसिक NCLT का जो एक मोटा मोटी काम ये होता है कि सारे बैंक मिल करके गवर्नमेंट के साथ में एक बंदा अपॉइंट करते हैं, और वह बंदा होता है जिसकी पूरी अथॉरिटी होती है, वो सब कुछ रन करता है। जब ये सब कुछ चल रहा था, एक ऐसी चीज़ भी हुई जिसके लिए शायद कुंवर सचदेव उस समय तैयार नहीं होंगे। 5 अप्रैल को उनका कंपनी से नाता खत्म होता है और 23 अप्रैल को, यानी ठीक 18 दिन बाद, उनके घर में ट्विंस का जन्म होता है। 2016 में इनकी दूसरी शादी हुई थी खुशबू सचदेव से, और 2018 में उनको एक खुशखबरी मिलती है। अब जरा सोचिए कि कुंवर सचदेव एक ऐसे पिता बने जिनके पास में अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए कोई साधन नहीं था। उनके ऊपर कर्ज था, घर की गाड़ियां जा चुकी थी, जितनी भी सुख सुविधाएं थी सारी मिनिमम लेवल पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में जो इंसान का माइंड स्पेस होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैं बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ी हैं, आज भी पढ़ता हूँ कि कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो जब इस कंडीशन में पहुँचते हैं तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो बहुत ही कठोर कदम उठा लेते हैं। इस दौर से कुंवर सचदेव भी गुजरे, और कहीं ना कहीं आप कितने भी मजबूत हों लेकिन आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते हैं।
ज़िंदगी कभी कभी आपको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देती है जहाँ पर आप अपनी हर एक लाइफ चॉइसेस पर डाउट करने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या मैंने सब कुछ सही किया, क्या मैं इसके काबिल था, या सब कुछ अपने आप हो गया। एक ऐसा समय भी आया कि जब भी उनके पास में फ़ोन कॉल आती थी तो सिर्फ उनको गालियाँ मिलती थी, क्योंकि लोगों के पास में अभी भी सिस्टम्स थे और उनको सर्विसेज चाहिए थी, कंपोनेंट्स चाहिए थी। तो जब भी कोई कॉल करता था बैंक के पास में तो वो इनका नंबर दे देते थे कि भाई आप उनसे कांटेक्ट करिए। अब ये कहाँ से सर्विस देंगे जब इनके पास में कुछ भी नहीं है। उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि खुद को एकदम सेल्फ आइसोलेट कर दिया, ना किसी से बात, ना घर से निकलना। एक घर होता है जहाँ पे आप शांति के लिए जाते हैं, कि दुनिया से आप थक कर आते हैं, दुनिया के शोर शराबे से बच कर आप घर पर पहुँचते हैं और कुछ देर तसल्ली के, शांति के जीते हैं। और यही जो शांति थी घर की, यही जो सन्नाटा था, एक तरीके से कुंवर सचदेव के लिए सफोकेशन बन गया। इससे निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि आप एक ऐसे लूप में घूम रहे होते हो जहाँ से कोई एग्जिट दिखाई ही नहीं देता है आपको। ऐसे में जिस शख्स ने उनकी मदद करी वो थे उनकी लाइफ पार्टनर खुशबू सचदेव, जिनसे शायद ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। उन्हें पता था कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा तो इसका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने पुश किया कि घर से बाहर निकलिए, अपने दोस्तों से मिलिए। और आई थिंक पहली बार उन्होंने जो उनके सबसे पुराने दोस्त थे अरुण भारद्वाज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके पास मिलने के लिए गए। तो जब उनके घर में उन्होंने इंटर किया, उस फैमिली से मिले, तो उनको पहली बार लगा कि हाँ, ये एक सेफ माहौल है, यहाँ पर वे अपने मन की बात कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने उनके जर्नी को देखा था, शुरुआत से लेकर स्ट्रगल को देखा था। और वह समय भी उनको याद था कि जब कुंवर सचदेव ने उनकी हेल्प करी थी जहाँ पर शायद किसी और ने उनकी हेल्प नहीं करी होगी। तो उन्हें पता था कि आपके अंदर काबिलियत है। ऐसे में जब उनको सपोर्ट मिला अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से, तो कहीं ना कहीं वो उस माहौल से बाहर निकल पाए। उस जो एक ब्रेक थ्रू उनको चाहिए था वो उनको मिला। ऐसे में जो आई थिंक एक जो लर्निंग एक्सपीरियंस उनके लिए भी रहा और सबके लिए होना चाहिए कि कई बार हम अपने मन में इतनी ज़्यादा चीज़ें सोच लेते हैं जितना हकीकत में होता नहीं है। और कई बार हमको लगता है कोई हमारी हेल्प करने के लिए आए, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आता नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। तो उन्होंने एक चीज़ सीखी कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। जो एक चीज़ जो किसी ने शायद उनसे कही होगी, उनके जहन में रह गई कि माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस दौर से गुजरते हैं, ऐसे मुकाम से गुजरते हैं, तो प्लीज़ गो आउट, आस्क फॉर हेल्प। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। और मुझे पता है कि ये चीज़ कहना आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समहाउ हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि अगर हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो हमको कमज़ोर समझा जाएगा। अब कुंवर सचदेव की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कतई अच्छी नहीं थी। अगर वो हेल्प नहीं मांगते, अगर वो किसी को नहीं बताते, तो लोग तो उनको गालियाँ ही देते हैं ना कि आपके पास में सब कुछ है। लोगों को नहीं पता, उनको तो है कि भाई इनके पास में पैसा है, कंपनी का इन्होंने पैसा खाया, लोन का पैसा खाया और हमें सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो जब उन्होंने आगे आना शुरू किया, उन्होंने फ़ोन उठाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि ये कंडीशन है उनकी, तब जाके थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई। जो उनकी वाइफ थी खुशबू सचदेवा, उनको पता था कि जो कस्टमर्स हैं उनको एक सर्विस चाहिए। और उनको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी बोल रहे थे कि भाई आप कुछ तो करिए, कहीं ना कहीं से तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं, बाय द वे जब तक इनकी कंपनी बंद नहीं हुई थी या एनसीएलटी पे नहीं गई थी तब तक कम से कम 4 करोड़ यूनिट के लोग सेल कर चुके थे। 2019 में उन्होंने स्वास्तिका सिस्टम्स करके एक कंपनी लॉन्च करी, जिसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि जितने भी अपने पास कस्टमर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको जो सर्विसेज चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, वो उनको हम प्रोवाइड करा सकें। जो भी दोस्त थे उन्होंने सपोर्ट किया, किसी दोस्त ने पैसे दिए, किसी ने ऑफिस दिया अपना। तो इस तरीके से एटलीस्ट एक कंपनी शुरू हो गई। कुंवर सचदेव जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने शायद किया भी नहीं 1.5 साल तक, तो उन्होंने देखा भी नहीं उसकी तरफ। तो ही वॉज कीपिंग हिज ऑप्शंस ओपन। सो व्हाट ही डिड बेसिकली, आई थिंक 1988 के आसपास जो उन्होंने जॉब छोड़ी थी अपनी, जब उन्होंने पहली कंपनी लॉन्च करी थी, तो आई थिंक पहली जॉब के बाद में ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। और उनको कई सारे ऑफर्स भी मिले, एमएनसी से ऑफर मिले, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा खासा था उनके पास में सेल्स का भी था, मैन्युफैक्चरिंग का भी था, डिस्ट्रीब्यूशन का भी था, हर चीज़ का इनके पास में एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने ज्वाइन कहीं पर भी नहीं किया। सब कुछ अभी बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, सपोर्ट तो करना ही है, फैमिली को पैसे तो चाहिए, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, एजुकेशन है, सब कुछ है। इसी दौरान आता है 2020 यानी कोरोना के समय में ये ज्वाइन करते हैं स्वास्तिका पहली बार, क्योंकि कंपनी के पास में एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर थे, वहाँ पे क्वालिटी के इश्यूज आ रहे थे। तो इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था उसको अपनी वाइफ के साथ, अपनी कंपनी के साथ में साझा किया। इसके बाद तो सिलसिला चल निकला, कब उन्होंने ज्वाइन किया, कब शामिल हुए, कब उस पर काम करना अच्छे से शुरू किया और कब
गाड़ी आगे बढ़ गई। आज की तारीख में स्वास्थ्य का भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी बन चुकी है और ये देश को क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जा रही है। तो इनके मेन 2 प्रोडक्ट हैं जिस पे लोग काम करते हैं। पहला है इनका ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, दूसरा लिथियम बैटरीज। कंपनी का जो मेन मकसद है वो है कि जितने भी डीजल जनरेटर्स होते हैं वो उनको रिप्लेस करना चाहते हैं अपना ESS यूनिट्स के साथ में, क्योंकि डीजल से इन्वायरमेंट को नुकसान तो होता ही, प्लस इंडिया के लिए उतना फीजिबल भी नहीं रह चुका है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं, कम तो कतई ही नहीं होने हैं। कमाल की बात यह है कि इन्होंने काफ़ी हद तक सक्सेस भी हासिल कर ली है। 200 kVA तक के जनरेटर ये लोग रिप्लेस कर चुके हैं। कंपनीज में, फैक्ट्रीज में ये लोग अपना ESS स्टोरेज यूनिट लगा चुके हैं। और आज की तारीख में जो स्वास्तिका है उसने कम से कम 60 से ज़्यादा पेटेंट दाखिल किए हुए हैं और 6 से ज़्यादा पेटेंट ये लोग हासिल कर चुके हैं नई टेक्नोलॉजी को लेकर के। ये बड़ी बात नहीं है कि आगे चलकर आपको पता चले कि कुंवर सचदेव हैज़ बिकम पेटेंट मैन ऑफ इंडिया। स्वास्तिका का जो एम है वह वही है जो सुकैम पावर सिस्टम्स कभी हासिल नहीं कर पाया, $1 बिलियन। आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि दे अचीव इट, बिकॉज वी नीड दिस काइंड ऑफ पीपल। दे आर द रियल हीरोज। दे आर द पीपल हु डिड नॉट गिव अप when the entire world was against them। मैं इन पर रिसर्च कर रहा था तो एक ख्याल मेरे जहन में आया था कि अगर सुकैम पेन की फैक्ट्री लग चुकी होती, क्योंकि पेन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो आई एम सो सुकैम ने भी हमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स दिए होते। बस इससे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे इंटरेस्ट किया कि अगर वो अपनी कंपनी के लिए लोग हायर करते तो उनसे क्या सवाल जवाब करते। कैन यू गेस? Sell me this pen. दिस इज़ अ वन लाइन दैट हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। आई थिंक कोई बंदा अगर सेल्स में जाता है तो उससे हमेशा पूछा जाता है कि भाई यू वांट टू बिकम अ सेल्स पर्सन, सेल मी दिस पेन। इस पेन से मुझे एक चीज़ और याद आई कि कुंवर सचदेव जी ने एक रियलिटी शो भी किया है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि 2013 के आसपास में एक शो आया था सेल्स का बाजीगर। रवि किशन जी उसमें वन ऑफ द जजेस थे। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर। आप गए, आपने उल्टी बातें करी, अभी आप जो अपनी वीकनेस बता रहे हैं उसको मान नहीं रहे हैं। मैं मान रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। और इस कंपनी का जो ग्रैंड प्राइस था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, 10 लाख का पैकेज सुकैम कंपनी में ही। तो टॉप 3 या टॉप 4 लोग इसमें जीते थे, 4 लोग इसमें जीते थे। उनको आई थिंक 10, 6, 5, 4 इस तरीके का पैकेज उनको दिया गया था। 2013 के आसपास बहुत सारे रियलिटी शो चल रहे थे, तो ये भी वन ऑफ देम था। तो आई थिंक सेकेंड सीजन शायद नहीं आया, तो नाउ आई कैन सी कि सेकेंड सीजन क्यों नहीं आया होगा, बट इंटरेस्टिंग। जाते जाते 2 चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि जब 2017-18 का जो फेज चल रहा था जहाँ पर इनकी कंपनी का डाउनफॉल हुआ था, एंड ही वाज जस्ट लिविंग अलोन, किसी से बात नहीं कर रहे थे, फ़ोन कट ऑफ करके रखा हुआ था। तो व्हाट ही डिड बेसिकली, और दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तो ही वाज अलोन बट ही वाजंट सिटिंग आइडली, ही वाज डूइंग समथिंग। ही लर्नड वर्डप्रेस। उस समय उन्होंने वर्डप्रेस सीखा और अपनी वेबसाइट भी बनाई और उस पर उन्होंने ब्लॉग लिखना भी शुरू किया और आज भी वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। अगर आपको उनसे कुछ पूछना है या उनके बारे में जानना है तो प्लीज़ जाइए और उनके ब्लॉग्स पढ़िएगा। मैं उनकी वेबसाइट का लिंक नीचे जरूर दे दूंगा और डेफिनेटली आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बट आई एम कीपिंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, सो प्लीज़ डोंट गो। अभी एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ उनके बारे में। सो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हो गई कि अपना फैमिली हो गया, लाइफ हो गया, करियर हो गया, बिजनेस हो गया, डाउनफॉल हो गया, कमबैक हो गया, सब कुछ हो गया। इन सब के बीच में एक चीज़ जो आई थिंक हमेशा उनके साथ में रही कि कॉलेज टाइम से ही वॉज वेरी पॉपुलर एज ए विस्लर। ही इज़ वेरी गुड विस्लर। तो विस्लिंग करना इनको बहुत पसंद है। तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर आप देखेंगे ना, तो उन्होंने कई सारे अपने पोस्ट डाले हुए हैं। एंड मैं भी कभी कभी विस्लिंग करता हूँ। सो अभी क्या है ना कि अभी एक कंपटीशन होगा मेरे और कुंवर सचदेव जी के बीच में और आप लोगों को बताना है कि किसने ज़्यादा अच्छी विस्लिंग करी।